हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 और 21 के बारे में। हालांकि इसमें वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों को डाउट था, इसलिए हम डिटेल में आज जानेंगे सेक्शन 19 और 21 को। ठीक है, सेक्शन 19 बात करता है निहित हित के यानी वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, और यहाँ पे सेक्शन 21 बात करता है समाश्रित हित यानी कि कंटिजेंट इंटरेस्ट की। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में पूरे डिटेल में तक करने वाले हैं, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले बेयर एक्ट में देखते हैं सेक्शन 19 निहित हित में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट जरूर ओपन करिएगा। जहाँ किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित उस समय विनिर्दिष्ट किया बिना वह समय यानी कि यहाँ पे समय के डिसाइड नहीं किया गया है कि किस समय पे यहाँ पे आपको उस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो समय यहाँ पे विनिर्दिष्ट नहीं है। जब से वह प्रभावी होगा ये भी नहीं लिखा है कि कब से वह जो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पर वो कब से प्रभावी होगा ये भी नहीं लिखा है, समय भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, या शब्दों में बेस्ड करते हुए कि तत्काल या कि ऐसी घटना के होने पर, यानी कि इसमें ये चीज़ लिख दिया गया है, मान लीजिए कि या तो तत्काल आपको यहाँ पे मिल जाएगा हित, या फिर यह कहता है कि किसी घटना यानी कि कोई घटना अगर होती है, कोई इवेंट ऐसा स्पेसिफाइड है जो घटना होती है तब वहाँ पे मिल जाएगा आपको उसमें इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर अवश्यंभावी निश्चित है, यानी कि यहाँ पे जो हित मिल रहा है ना वो तो सर्टेन है कि आपको उसमें इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 21 में है उसमें कंफर्मेशन नहीं रहती, निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, प्रभावी होगा सृष्ट किया जाता है, ऐसा पूरा ये चीज़ लिखा हुआ है। वहाँ जब तक कि अंतरण के निबंधनों के प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो ऐसा हित निहित हित कहलाता है। यानी कि यदि कोई ऐसी शर्त में कुछ लिखा हो, ठीक है ना, तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शर्त ऐसी नहीं है, कोई निबंधन नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऐसा हित क्या कहलाता है, निहित हित कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, तो इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे ए है, वो बी से अपनी संपत्ति ए के मरने के बाद बी को दान में देने का एग्रीमेंट करता है। यानी ए कहता है सुन भाई बी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि अगर ये जो है वो कहता है कि वो मर गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है किसको दान में मिल जाएगी, बी को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बी का उस संपत्ति पर क्या हो जाता है, एक निहित हित मिल जाता है। यहाँ पे कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना, समय यहाँ पे निर्दिष्ट है नहीं, या फिर ये भी नहीं लिखा है कि कब से वह प्रभावी होगा। भाई जब वो मरेगा तब तो यहाँ पे प्रभावी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ए मरेगा तो यहाँ पे स्पेसिफाई इवेंट क्या है, यहाँ घटना क्या है स्पेसिफाइड, यहाँ पे उसका मरना ए का। तो यहाँ पे जब ए मरता है तभी तो उसको यहाँ पे मिलेगा उस संपत्ति पे इंटरेस्ट यानी हित, यानी अभी निहित हित तो मिल चुका है उसका। ठीक है, निहित हित कैसे मिल गया, उस प्रॉपर्टी पे उसका क्या हुआ, एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसका निहित हित मिल गया कि हाँ ये घटना जो है निश्चित तो है, ये तो कभी ना कभी तो मरेगा। जब ए मरेगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, बी को मिल जाएगी। अभी ठीक है, जब तक मरता नहीं तब तक क्या है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है यानी निहित हित कहलाएगा। लेकिन मरने के बाद जब उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो क्या होगा, उसका कब्जा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तब यहाँ पे इसका एक अर्थ समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, अंतरण तो हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भले कब्जा ना मिला हो, स्वामित्व का अंतरण हो सकता है, लेकिन कब्जा अभी क्या है, अभी नहीं मिला है। तो यहाँ पे बी को संपत्ति कब मिलेगी, जब यहाँ पे बी को संपत्ति तभी मिलेगी इस एग्जाम्पल में कि जब ए की मृत्यु हो जाए, स्पेसिफाइड इवेंट है। ए से पहले क्या है, बी की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति विधिक वारिसों को मिल जाएगी। यानी कि यदि मान लीजिए यहाँ पे ए कहता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे पास प्रॉपर्टी बी को हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए ए से पहले बी की ही मृत्यु हो जाए, यानी कि ए बोला कि मुझे मैं दान में अपनी पूरी संपत्ति किसको दे रहा हूँ, बी को दूंगा मरने के बाद, लेकिन अगर ए से पहले ही अगर बी मर जाए तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट बी को मिला हुआ था, अब इसको किसको मिल जाएगा, इसके जो विधिक वारिस हैं, ठीक है, इसके लीगल हायर्स हैं, उनको मिल जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, इनके विधिक वारिस, उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे लाइन मैंने लिखा नहीं है। बेयर एक्ट में देखें तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निहित हित कब्जा अभिप्राप्त करने से पहले, ठीक है, अंतरिति की मृत्यु हो जाए। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताया कि अगर बी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अंतरिति कौन हुआ, अंतरक कौन हुआ, ए, यानी कि ट्रांसफर जो करने वाला है वो अंतरक कहलाता है। अंतरिति कौन कहलाता है, जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है। तब यहाँ पे क्या है, होता है बी क्या होता है, मर जाता है, तो यहाँ पे इसके मरने से कोई यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो विफल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बी के इसके जो लीगल वारिस है उनको मिल जाता है।
इंटरेस्ट। उसके बाद प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, जब एक की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी इसके वारिस को मिल जाती है। अब आता है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ए अपनी संपत्ति बी को, ठीक है ना, ए अपनी कहता है कि बी सुन, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे दूंगा, ठीक है, लेकिन कब, जब 22 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, यानी कि जब तुम 22 वर्ष के हो जाओगे, 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर लोगे, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी हस्तांतरित कर दूंगा, ठीक है ना। ये हस्तांतरित करने का एक एग्रीमेंट करता है, यानी वादा कर देता है, प्रॉमिस कर देता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बी का ए की संपत्ति पर निहित हित तब तक रहेगा जब तक बी की संपत्ति पर कब्जा नहीं मिल जाता, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे बी को कब्जा नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको निहित हित यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट मिला रहेगा बी को, ठीक है। जैसे ही बी क्या करेगा, 22 वर्ष की एज प्राप्त करता है तो उसको उस प्रॉपर्टी में कब्जा मिल जाएगा, ठीक है। जब तक कब्जा यहाँ पे नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा, वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगा। आई बात समझ में। अब एक केस था, ठीक है, केस कौन सा है, लक्ष्मण वर्सेस बलदेव। इसमें क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दान का एक विलेख हस्तांतरित करता है। विलेख का मतलब एक एग्रीमेंट टाइप का बना देता है, ठीक है ना, गिफ्ट के लिए, लेकिन निर्देश दिया कि जब तक अंतरक मर नहीं जाता तब तक संपत्ति का कब्जा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ना, उसी तरह का इसमें भी आया था। तो इसमें अंतरिति का हित निहित हित होगा, ठीक है ना, भले ही उसका उपभोग का अधिकार मुलतवी या स्थगित कर दिया गया हो, ठीक है। यहाँ पे मुलतवी या स्थगित के बारे में ना आपका जो स्पष्टीकरण सेक्शन 19 का स्पष्टीकरण है वहाँ पे कहता है कि अगर कोई मुलतवी कर दिया गया, आपका हित का जो उपभोग है यानी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट है, उसको अभी क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि कुछ टाइम के लिए मुलतवी कर दिया गया है, ठीक है। या फिर अगर आपको बी को जैसे मिलना था प्रॉपर्टी, उससे पहले यदि मान लीजिए किसी अन्य को भी यहाँ पे दे दिया जाता है, उसका हित दे दिया जाता है, उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट करने का दे दिया जाता है, तो आपका ये जो यहाँ पे निहित हित है ना, ये विफल नहीं होगा, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। यहाँ पे अगर ए ने बोला है कि मरने के बाद आपको मिलेगी प्रॉपर्टी, तो मिलेगी, भले ही वो प्रॉपर्टी किसी के पास हो, ठीक है। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाता है। इसमें भी यही कहा गया था कि भले ही आपको क्या हो, उपभोग का अधिकार मुलतवी कर दिया गया हो, लेकिन आपको कब्जा जरूर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं निहित हित के कुछ आवश्यक तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो निहित हित के आवश्यक तत्व के बारे में सबसे पहला आता है आपका कि ये शर्त रहित होता है, यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं रहती है, ठीक है। कंडीशन कैसे नहीं, यहाँ पे क्या है कि एक स्पेसिफाइड इवेंट है, बस हो गया तो आपको वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निश्चितता रहती है कि जो चीज़ है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बोला गया है ट्रांजैक्शन के बारे में, वो चीज़ क्या है, सर्टेन है, निश्चित है। इसमें अधिकार तो निश्चित होते ही है, ठीक है। घटना का घटित होना निश्चित है, यानी कि अगर आपने बोला है कि ये घटना घटेगी तो घटेगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि अनिश्चित घटना के बारे में नहीं होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। हित का अंतरण किया जा सकता है वारिसों को भी, ठीक है। यदि मान लीजिए हित का अंतरण कैसे किया जाएगा, जैसे बी की मृत्यु हो गई तो उसके वारिसों को मिल जाएगा। स्वामित्व का अंतरण तत्काल होता है, यानी कि जो यहाँ पे बताया गया ना, जैसे विलेख बनाया गया, ठीक है ना, विलेख में क्या कर दिया गया, एग्रीमेंट कर दिया गया कि आप प्रॉपर्टी बी को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्वामित्व का अंतरण तो हो गया, लेकिन कब्जा कहाँ मिला भैया, कब्जा तो तब मिलेगा जब वो स्पेसिफाइड इवेंट हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी यहाँ पे कुछ चीज़ बताई गई है ना, उस चीज़ को हो जाने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे कब्जा मिलेगा, ठीक है। तो कब्जा जो है कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अंतरिति की मृत्यु होने पर अंतरण विफल नहीं होता है, यानी कि अंतरिति अगर मर जाता है तो उसके यहाँ पे ये क्या है, अंतरण विफल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया इसको। अब आता है आपका समाश्रित। इसके बाद आप बने रहिए, इसमें क्या है कि हम निहित हित और समाश्रित हित में इसमें डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आता है समाश्रित हित। समाश्रित हित क्या कहलाता है कि जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही या अनिश्चित घटना के घटित ना होने पर ही प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया गया हो। यानी कि ऊपर हमने पढ़ा था सेक्शन 19 में, ठीक है। सेक्शन 19 में क्या कहता है कि वहाँ पे निश्चित घटना थी, ठीक है। निश्चित घटना के घटने पे क्या हो जाता था कि यहाँ पे आपको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता था, ठीक है ना, यानी कि उसका कब्जा भी बाद में मिल जाएगा। जब वहाँ पे आपका क्या है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो मिला हुआ है वो क्या हुआ, स्पेसिफाइड इवेंट हो जाए, घटना हो जाए, तो वहाँ पे आपको कब्जा भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि आपको जो यहाँ पे इवेंट है वो घटना अनिश्चित मतलब घटेगी या नहीं घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित घटना है। या तो ये कहता है कि यदि मान लीजिए ऐसी घटना घटी, यानी कि मान ली कहता है कि अगर आज बारिश हुई, ठीक है ना, तो ये क्या हो, स्पेसिफाइड इवेंट हो गया, मतलब
अनिश्चित घटना हो गई, यहाँ पे बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ए कहता है कि अगर बारिश हुई तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर ए कहता है कि अगर बारिश आज नहीं हुई तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अनिश्चित घटना है। तो ये दोनों तरह से मिल दे सकता है इसमें समासित, ठीक है। या तो घटना घटने के और या घटना ना घटने के, और ये घटना कैसी होगी, ये होगी इवेंट आपका अनिश्चित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला क्या कहते हैं, मान लीजिए अनिश्चित, ये कहता है कि अनिश्चित घटना के घटित होने पर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उससे एग्जाम्पल है कि ए बी से कहता है कि भैया सुन, ठीक है, अगर क्या हुआ बी का लड़का पैदा होगा, यानी कि हो सकता है उसके लड़के ना हो रहे हो, तो यहाँ पे कहता है कि अगर बी का लड़का होगा, पैदा होगा, तो ए जो है अपनी संपत्ति बी को क्या कर देगा, गिफ्ट कर देगा, ये दान कर देगा, ठीक है। तो जहाँ बी को उस संपत्ति में समाश्रित हित प्राप्त हो जाता है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, उसको एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट मिल जाता है कि ये निश्चित नहीं है कि उसको हो सकता है लड़का हो या ना हो सकता है लड़की हो। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्या होता है कि ये इसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट मिल जाता है, समाश्रित हित मिल जाता है, क्योंकि ये घटना क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। तो ए इस शर्त पर बी को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। ए इस शर्त पर बी को अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है कि ए कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको, बी तुझे दूंगा, ठीक है। लेकिन एक काम करना होगा, सबसे पहले तो अपना जो 90% का मार्क्स है, ठीक है ना, इस 90% स्कोर है, ये क्या करना है, सिक्योर करना होगा, ठीक है। 90% से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये अनिश्चित घटना है, हो सकता है 90% से कम भी आ जाए, 90% से ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि 90% से कम भी तो आ सकता है, तो यहाँ पे 90% यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको कह रहा है कि अगर तूने 90% लाया तो आपको ये प्रॉपर्टी आपको दूंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, अनिश्चित घटना है। ये तो हो गई कि किसी घटना के होने पर, ठीक है ना, अनिश्चित घटना के। लेकिन अब मान लीजिए कहता है अनिश्चित घटना के घटित ना होने पर, अगर ऐसी घटना नहीं घटी तब मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल है। अब उसी को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है ना। जैसे ए कहता है बी से कि बी को 4 साल के भीतर यदि कोई लड़का नहीं हुआ, ठीक है, 4 साल के भीतर लड़का अगर नहीं हुआ तो वह अपनी संपत्ति किसको, बी को दान देगा, ठीक है। तो ये अनिश्चित घटना के घटित ना होने पर कहता है। अब बात करें समाश्रित हित के आवश्यक तत्व के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि यह शर्त पर आधारित होता है, ठीक है ना, एक कंडीशन लगा दी जाती है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा कि लड़का पैदा होगा तो, ठीक है, वहाँ पे ऊपर बता दिए 90% लाएगा, तो वहाँ पे क्या है, एक शर्त लगाई हुई है, ये शर्त पर आधारित होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। दूसरा कहता है हित अंतरण नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है, जैसे निहित हित पढ़ा था, निहित हित में क्या होता था, उसके वारिसों को मिल जाता था वो कब निहित हित, ठीक है ना, उसके बाद उसको प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, उसके बाद वहाँ पे उसके वारिसों को मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे कंटिंजेंट इंटरेस्ट में यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ तो ना तो तत्काल स्वामित्व मिलता है और ना ही कब्जा मिलता है। वहाँ पे क्या होता था, स्वामित्व तो मिल जाता था, लेकिन हो सकता है कब्जा क्या कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट में ना तो आपको स्वामित्व मिलेगा तत्काल, ठीक है, और ना ही कब्जा मिलेगा, क्योंकि ये तो घटना अनिश्चित ही है ना, ठीक है। जिस दिन निश्चित होगी आपको बेस्ट इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये समाश्रित हित क्या है, निहित हित में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे जो अनिश्चित घटना है वो घट गई, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जो समाश्रित हित है, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर इनसे कहा 4 साल के अंदर लड़का नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपनी संपत्ति बी को दान देगा। तो यहाँ पे जब 4 साल तक वेट करेगा, 4 साल के अंदर यदि मान लीजिए लड़का नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट होने के बाद उसको कब्जा जब मिल जाएगा तो ये पूरा अंतरण कंप्लीट हो जाएगा। अंतरिति की मृत्यु पर हित विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अंतरक के पास ही रहता है। यानी ये कहता है कि अगर मैं ट्रांसफ़र करूंगा बी को, अगर लड़का नहीं होगा तो, यानी कि अगर लड़का नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो अंतरक के पास, अगर यहाँ पे लड़का हो गया, अगर इसने क्या कहा था 4 साल के अंदर लड़का नहीं हुआ, ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी देगा दान में। लेकिन यदि मान लीजिए 4 साल के अंदर इसका लड़का हो गया, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी, इसी के पास रहेगी, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करें एक और एग्जाम्पल की, दोनों का मिक्स एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है, ठीक है, यानी निहित हित और समाश्रित हित दोनों का यहाँ पे एक साथ एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अब ए नाम का व्यक्ति है, ये कहता है बी से, ठीक है,
बी से कहता है कि भैया सुन, अगर तूने सी से विवाह किया, ठीक है, तो ए क्या करेगा, अब जो उसकी ज़मीन है 1 एकड़ की वो किसको, बी को दे देगा। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे ये अनिश्चित घटना है, क्योंकि हो सकता है बी किसी और से विवाह कर ले, सी किसी और से विवाह कर ले, बी से ना करना चाहे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसको समाश्रित हित मिला है, किसको, बी को मिला है। लेकिन यदि मान लीजिए विवाह कर लेता है, ठीक है, तो विवाह कर लिया तो इसको निहित हित मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही विवाह करेंगे स्पेसिफाइड इवेंट होगा, स्पेसिफाइड इवेंट यहाँ पे क्या होगा, विवाह। जब जैसे ही विवाह करेंगे ये दोनों बी और सी, तो इसमें बी को क्या मिल जाएगा, वही जो समाश्रित हित मिला था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, निहित हित में। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा बी को, तो उसके बाद क्या मांगेगा, या उसमें कब्जा मांगेगा ए से, कि भैया तूने बोला था कि मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, तो प्रॉपर्टी दे भैया, 1 एकड़ की जो ज़मीन थी वो दे दे, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल गया, तूने बोला था विवाह करने का, तो विवाह मैंने कर लिया, अब यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, निश्चित होगी घटना। तब यहाँ पे क्या हुआ, इसको कब्जा देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है निहित हित और समाश्रित हित में अंतर। अब यहाँ पे अब इसमें अंतर, बेसिक अंतर समझें तो सबसे पहला चीज़ आता है इसका प्रावधान के बारे में। ठीक है, इसका धारा कौन सी है, तो इसमें निहित हित कहाँ बताया गया, सेक्शन 19 में, और समाश्रित हित बताया गया है सेक्शन 21 में। ठीक है, उसके बाद परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें समय निर्दिष्ट नहीं होता है तथा निश्चित घटना पर आधारित होता है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई निश्चित घटना है ये, कि यहाँ पे जो घटना है, इवेंट है, वो तो घटना घटेगी ही। ठीक है, निहित हित में। लेकिन इसमें क्या हो, घटना क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, इसीलिए ये जो समाश्रित हित है इससे ट्रांसफर नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि स्थिति। अब यहाँ पे इसमें निश्चित घटना का घटित होना अंततः घटित होगी, यानी कि अगर कहा गया है कि घटना घटेगी तो ये अंततः क्या होती है, वो निश्चित घटना जो है वो घटती ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उस विशेष घटना के घटित होने या ना होने की संभावना मात्र होती है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे हो सकता है कि घटना घटे या हो सकता है घटना ना घटे। ये क्या कहलाती है, ये प्रोबेबिलिटी पे चलती है समाश्रित हित। अब शर्त की बात करें तो निहित हित पूरी तरह से शर्त पर निर्भर नहीं करता है। छोटे मोटे शर्त लगाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से निर्भर नहीं कर, डिपेंड नहीं करता है उस शर्त पे। लेकिन ये जो समाश्रित हित है पूरी तरह से शर्त पर आधारित होता है। स्वामित्व के अधिकार की बात करें, जैसे निहित हित में था कि यह अधिकार सृजित हो जाता है, यानी कि जो स्वामित्व है वो तो मिल जाता है आपको। जैसे ही एग्रीमेंट उसने किया और निश्चित घटना है तो वहाँ पे स्वामित्व तो मिल जाएगा, लेकिन कब्जा हो सकता है क्या कर दिया जाए, कब्जा को मुलतवी कर दिया जाए। ठीक है, तो स्वामित्व का अधिकार होने का इसमें अवसर मात्र होता है कि हो सकता है स्वामित्व मिले या ना मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घटना का घटित होने ना होने की संभावना मात्र है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्वामित्व का अधिकार होने का एक अवसर होता है कि हो सकता है अवसर आपको मिले या ना मिले। नेक्स्ट आता है अंतरिति की मृत्यु। यदि मृत्यु पर निहित हित में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यदि मान लीजिए मृत्यु हो जाती है अंतरिति की, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतरिति के क्या हो जाएगा, विधिक बारिशों को मिल जाता है प्रॉपर्टी। यहाँ पे मृत्यु पर अंतरण विफल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंटिंजेंट जब ट्रांसफर होती ही नहीं है तो यहाँ पे तो विफल हो गई। ठीक है, उसके बाद हस्तांतरण, इसमें हित अंतरित हो जाता है, इसमें अंतरित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपभोग का अधिकार। उपभोग का अधिकार इसमें क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें उपभोग का अधिकार अपेक्षा मात्र होती है कि हो सकता है आपको एंजॉयमेंट करने का उसमें प्रॉपर्टी पे अधिकार मिले या ना मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ठीक है, मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। ठीक है, आपके एक क्लिक बस तो करना है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। ठीक है, और तो कुछ नहीं बोलूँगा, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। ठीक है।